हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेशो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो आगे आने वाले वीडियोस में जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको पहले बेसिक समझ में आए कि रेशो होता क्या है, प्रोपोर्शन क्या होता है, कैसे एक नंबर रेशो में डिवाइड होता है। तो ये चीज़ें आपको पहले पता होना ज़रूरी है। तो आज इसी पर मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपको बेसिक डिटेल्स सारी बताऊंगा रेशियो प्रोपोर्शन की, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे उन प्रॉब्लम्स पर में आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। और उससे उसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि जो उसकी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, जिसमें हम 3 नंबर्स का रेशो, 4 नंबर्स का रेशो है, वो हम कैसे निकालते हैं ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेशो। रेशो क्या होता है? रेशो बेसिकली दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होता है। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट जो पॉइंट है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिवीज़न, तो उसी को हम कहते हैं रेशो। ठीक है, जैसे अगर कोई नंबर दिया है, ठीक है, कोई क्वांटिटी दी है ना, मान लो अगर हम मान लो एक लेंथ की बात करें तो 5 मीटर है। ठीक है, और एक और लेंथ की हम बात करें वो 10 मीटर है। तो हम इनका डिवीज़न के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन देखेंगे, तो इनका डिवीज़न के रिस्पेक्ट में जो कंपैरिजन आएगा वो कितना आएगा, 1:2 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, मतलब जो सेकंड लेंथ है वो फर्स्ट लेंथ की 2 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि जैसे कि जो पहला पॉइंट है मेरा, है ना, इस पहले पॉइंट में यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि द रेशो इज ए कंपेरिजन ऑफ टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्वांटिटीज़ जो हैं वो सिमिलर होना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप लेंथ को वेट से कंपेयर कर रहे हैं, या ऐसा नहीं होगा कि आप वेट को टेम्परेचर से कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, हमेशा जो क्वांटिटी होगी वो सिमिलर टाइप की होगी। लेंथ है तो लेंथ से कंपेयर होगी, वेट है तो वेट से कंपेयर होगा, नंबर है तो नंबर से कंपेयर होगा। ठीक है, अब देखिए जो रेशो है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए रेशो बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पढ़ते हैं हम ए रेशो बी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ए अपॉन बी के बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें जो न्यूमरेटर होता है हमारा, न्यूमरेटर को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम बोलते हैं कंसिक्वेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो होता है एंटीसीडेंट, और जो हमारा डिनोमिनेटर वो होता है कंसिक्वेंट। ठीक है, हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके बारे में। इफ़ ए एंड बी आर टू नंबर्स इन द रेशो ए रेशो बी, अगर ए और बी दो नंबर हैं जिनका रेशो ए रेशो बी है, तब हमें ये कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स याद रखने होंगे। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हमें याद रखने होंगे। सबसे पहला जो रिज़ल्ट है वो है ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, डुप्लीकेट रेशो। अंडर रूट ए रेशो अंडर रूट बी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सब डुप्लीकेट रेशो बोलते हैं। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशो। ऐसे ही ए क्यूब रेशो बी क्यूब जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशो। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशो। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्यूब रूट है, ठीक है, तो ए क्यूब रूट रेशो बी क्यूब रूट को हम क्या बोलते हैं, सब सब ट्रिप्लीकेट रेशो बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जब हम रेशो को रिवर्स कर दें, बी रेशो ए कर दें, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्स रेशो। क्या बोलते हैं, इन्वर्स रेशो। ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। हालांकि ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तब इनका इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन क्या है कि जो टर्म्स हैं, हो सकता है कि एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन बना दिया जाए कि डुप्लीकेट रेशो इज फॉलोइंग।
ठीक है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दे आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया रेशो, ठीक है। कई स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि रेशो और प्रोपोर्शन जो है वो एक ही चीज़ होती है, जबकि रेशो और प्रोपोर्शन एक चीज़ नहीं होती, ठीक है। रेशो अलग होता है, प्रोपोर्शन अलग होता है। तो आज हम यही जानेंगे कि रेशो और प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था रेशो, अब हम जानेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है। तो देखिए, जो फर्स्ट टर्म हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, फर्स्ट पॉइंट बता रहा है हमको, इट इज़ एन एक्सप्रेशन विच स्टेट्स दैट टू रेशोज आर इक्वल, ठीक है। मतलब अभी हमने रेशो जब पढ़ा था तो हमने वहाँ 2 क्वांटिटी को कंपेयर किया था, 2 या उससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे थे हम। लेकिन यहाँ पर अब हम 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर 2 रेशोज़ को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो कंपैरिजन कैसा होगा, वो हमेशा इक्वलिटी वाला कंपैरिजन होना चाहिए। मतलब 2 रेशो जब आपस में इक्वल होंगे तभी हम कहेंगे कि ये किस में है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ठीक है। तभी हम कहेंगे कि ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो साइन है ये क्या शो कर रहा है, प्रोपोर्शन का साइन है ये, ठीक है। अब इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी है, ये प्रोपोर्शनैलिटी में जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। क्या बोलते हैं इनको, एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं। जबकि सेकंड और थर्ड टर्म्स जो होती हैं इनको बोलते हैं मिडिल टर्म्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म, जबकि जो मिडिल टर्म्स होती हैं उनको हम बोलते हैं जो सेकंड और थर्ड टर्म्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करते हैं। इफ़ ए रेशो बी एंड सी रेशो डी आर 2 रेशोज, ठीक है, तब क्या होगा, ए रेशो बी विल बी ग्रेटर देन सी रेशो डी, ठीक है। ए रेशो बी जो होगा वो सी रेशो डी से बड़ा होगा। कब, जब ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी के रूल्स हैं। प्रोपोर्शनैलिटी के रूल्स हैं मतलब चलिए मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि ये प्रोपोर्शनैलिटी के रूल कैसे हैं। देखिए, ए रेशो बी, ठीक है, इज इक्वल टू सी रेशो डी, प्रोपोर्शनैलिटी में यही होता है, ठीक है। और हमें पता है कि ए रेशो बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ए इंटू डी इक्वल हुआ बी इंटू सी के, ठीक है। तो जो लास्ट वाला रूल है, देखिए, ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी कब होगा, जब ए डी इक्वल्स टू बी सी हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला नीचे वाला रूल समझ में आ गया होगा। अब ऊपर वाला रूल भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ए रेशो बी ग्रेटर होगा सी रेशो डी के अगर ए डी ग्रेटर देन बी सी हो, ठीक है। तो अगर ए डी ग्रेटर देन बी सी हो जाता है तो उस केस में ए रेशो बी जो होगा वो सी रेशो डी के से ग्रेटर होगा, ठीक है। वैसे ही जब ए रेशो बी जो है वो सी रेशो डी से कम कब होगा, जब ए इंटू डी क्या होगा, लेस देन होगा बी इंटू सी से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है, जब हम ए रेशो बी और बी रेशो सी की बात करते हैं और वो दोनों इक्वल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन में है, ठीक है। लेकिन जब हम 3 क्वांटिटीज़ को इक्वल कर दें, यानी कि जब हम ऐसा बोलें कि ए रेशो बी, ठीक है, ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, ठीक है, यानी कि बी कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, यहाँ पर बी कॉमन है। तो अब क्या होगा, देखो, 2 अलग अलग रेशो की बात नहीं हो रही, ए रेशो बी
और सी रेशो डी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ए रेशो बी और बी रेशो सी की बात हो रही है। तो बी जो है वो कॉमन है, तो बी जब कॉमन है तो इस तरीके का जो रेशो होता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और इसको हम क्या लिखते हैं, ए रेशो बी रेशो सी लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, ए रेशो बी रेशो सी लिखते हैं। इसी तरह से हम 4 नंबर्स को भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रख सकते हैं, उसको हम लिखते हैं ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, इस तरीके से इसको हम रखते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पर हमें बताया है फॉर ए रेशो बी रेशो सी, अगर ए रेशो बी रेशो सी मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अगर दिया हुआ है तो उसमें जो मिडिल टर्म है अगर उसको निकालना है हमें, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो b इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ ए सी के। ठीक है, b इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ ए सी के, और इस b को हम क्या बोलते हैं, इस b को हम मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब 3 नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो तो जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो उसके जो एक्सट्रीम प्रोपोर्शंस हैं उनका मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करिए तो आपको मीन प्रोपोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में इसमें आ गया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, हमें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं और उससे कुछ बेसिक सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 5 रेशो 9 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 4 रेशो 7 देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, तो अगर आपका ए रेशो बी और बी रेशो सी दिया है तो हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर ए बी और सी तीनों को लिख लिया है। ठीक है, ए बी और सी तीनों को इस तरीके से हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कि ए के नीचे, ए और बी के नीचे इसका जो रेशो हमें दिया हुआ है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो ए में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए ए में हमें ए रेशो बी हमें क्या दिया हुआ है 5 रेशो 9, तो ए बी के नीचे हमने क्या लिख लिया 5 और 9। ठीक है, अब सी के नीचे कुछ आएगा नहीं क्योंकि खाली जगह होगी, क्योंकि सी में ए रेशो बी के साथ सी में कुछ नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस बी वाले नंबर को ही कॉपी करेंगे सी की तरफ, जहाँ खाली जगह है वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारे पास में बी रेशो सी दिया हुआ है 4 रेशो 7, नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में हम क्या करेंगे, बी और सी के नीचे 4 और 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब जब बी और सी को लिख लिया तो ए के नीचे खाली जगह बचेगी, उस खाली जगह पर हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको हम क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। ठीक है, कॉपी हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब इतना हमने कर लिया तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20, 9 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36, 9 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 63। बस यही हमारा रेशो आ गया है। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल रेशो आ गया है। ठीक है, तो ये मेथड जब आप सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जब 2 अलग अलग रेशो दिए रहेंगे और आपको पूछा जाएगा कि इनको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करिए, तो आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पर देखिए अब ए रेशो बी, बी रेशो सी और सी रेशो डी की वैल्यू दी हुई है और हमें पता करना है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, मतलब हम जा रहे हैं 4th प्रोपोर्शन तक। ठीक है, अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन में 3rd प्रोपोर्शन तक कैलकुलेट किया था, अब हम 4th प्रोपोर्शन तक जा रहे हैं। तो 4th प्रोपोर्शन तक जाएंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए सीखते हैं। देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले तो हम ए बी सी डी लिख देंगे। ठीक है, ए बी सी डी लिख देंगे। ए बी सी डी लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर देखिए,
ए रेशो बी हमें क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, तो ए के नीचे 2, बी के नीचे 3 लिख दिया। ठीक है, अब नीचे वाली लाइन में आएंगे। ठीक है, बी रेशो सी कितना दिया हुआ है हमको, 3:5 दिया हुआ है, तो बी के नीचे 3 और सी के नीचे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर नीचे वाली लाइन में आएंगे, सी रेशो डी क्या दिया हुआ है, 4:7, तो सी के नीचे 4 और डी के नीचे 7 लिख देंगे। ठीक है, अब जो खाली जगह बची है वहाँ पर हमें क्या करना है, खाली जगह पर जो पड़ोस का नंबर है बस उसको कॉपी कर देना है। मतलब जैसे सी और डी के नीचे हम क्या करेंगे, 3 को कॉपी कर देंगे क्योंकि नियरेस्ट नंबर यही है। ठीक है, अब नीचे वाली लाइन में देखें तो ए के नीचे खाली जगह है, तो हम क्या करेंगे, इसके 3 को पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। इस तरफ डी की तरफ देखेंगे खाली जगह है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नीचे वाली लाइन में आएंगे तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है, 4, इस 4 को हम ए और बी के नीचे कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछली बार किया था मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या करना है, जस्ट इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ए का रेशो आ जाएगा, बी का रेशो आ जाएगा, सी का रेशो आ जाएगा, डी का रेशो आ जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम इनको रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये रेशो में ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी तो आ गया है, लेकिन क्या ये फाइनल रेशो है? फाइनल रेशो ये तब तक नहीं होता है जब तक कि इनमें कोई इनमें जो है हम लास्ट रेशो तक नहीं पहुंच जाते। मतलब क्या है कि अगर इनमें कोई कॉमन टर्म है तो हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कैंसिल आउट करने के बाद जो फाइनल टर्म आएगी वही हमारा फाइनल रेशो होगा। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए, आप सारे नंबर्स को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इन सारे नंबर्स को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए आप क्या करोगे, हर नंबर को 3 से डिवाइड करोगे, देन जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो आएगा 8:12:20:35। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो 8:12:20:35 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ भी इसमें कॉमन है तो आपको उसको कैंसिल आउट कर लेना है, उसके बाद ही अपने आंसर पर आपको पहुँचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट बिलो प्रोपोर्शन इन नॉर्मल प्रोपोर्शन। ठीक है, कई बार इस तरह की प्रॉब्लम आती है, वर्ड प्रॉब्लम आती है। देखिए मैंने यहाँ जो जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ ये सब बेसिक हैं, है ना। अगर वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो पहले आपको ये चीज़ें आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आएगी तो आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें और ये बेसिक पूरे आप सीख लें। ठीक है, तो कन्वर्ट बिलो प्रोपोर्शन इन नॉर्मल प्रोपोर्शन, अगर इस तरीके का प्रोपोर्शन हमें दिया हुआ है तो इसको नॉर्मल प्रोपोर्शन में हम कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, किसका एलसीएम लेंगे, तो जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उन सब का हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, 6, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब इस एलसीएम को हम हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सभी के साथ में इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, जब 60 को हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 20 आएगा। जब 60 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। जब 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। जब 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को फिर ये समझ में नहीं आता कि इसको नॉर्मल प्रोपोर्शन में पूछे। यहाँ पर क्या होता है, कई बार ऐसे डायरेक्ट नहीं कहा जाता। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें वर्ड प्रॉब्लम दी रहती है और वर्ड प्रॉब्लम में आपको इस तरीके की सिचुएशन दी रहती है। ठीक है, फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि यार ये नॉर्मल प्रोपोर्शन में तो दिया नहीं है, तो इसको हम कैलकुलेट करें तो कैसे करें, आंसर निकालें तो कैसे निकालें। तो इस तरीके से आप उस प्रोपोर्शन को नॉर्मल प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये बेसिक क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड ₹3200 अमंग PQR
इन द रेशो 5:9 फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बेसिकली इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब कोई एक नंबर दिया रहता है, उस नंबर को जब हमें रेशो में डिवाइड करना है, जो पर्टिकुलर रेशो दिए रहते हैं उनमें डिवाइड करना है, तो हम कैसे करते हैं। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आप रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए 3200 है, इसको आपको 5:2:9 में डिवाइड करना है। तो कैसे आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ जो ये रेशो है, इन रेशोज़ का सम कितना आ रहा है। ठीक है, ये सम आपको बताएगा नंबर ऑफ़ रेशो यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसका सम आ रहा है ये कितना आ रहा है, 5 + 2 + 9 = 16। ठीक है, तो टोटल रेशियो यूनिट कितनी हो गई हमारी, 16। ठीक है, और हमें डिवाइड किस में करना है, 5 यूनिट में। ठीक है, हमें डिवाइड किस में करना है, 5 यूनिट में, 2 यूनिट में और 9 यूनिट में। ठीक है, 5 यूनिट, 2 यूनिट और 9 यूनिट में हमें डिवाइड करना है। टोटल यूनिट आ गई हमारे पास में 16। इनको सम करने से हमें पता चला कि टोटल 16 यूनिट्स हैं। तो देखिए टोटल वैल्यू कितनी होगी, इस 16 यूनिट के बराबर होगी। जो 3200 है वो किसके बराबर होगी, 16 यूनिट के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 3200 डिवाइडेड बाय 16 करिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, तो ये आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आई है। ठीक है, अब आपको अगर सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए पहले में फर्स्ट में आपके पास में 5 यूनिट है, सेकंड में आपके पास 2 यूनिट है, थर्ड में आपके पास 9 यूनिट्स है। बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देख लीजिए। पी के लिए 5 यूनिट है तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, 5 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1000। ठीक है, क्यू के लिए 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स को 200 में मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा 400। आर के लिए 9 यूनिट है, 9 को 200 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा 1800। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं भी करना हो तो आप एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करिए, 5 + 2 + 9 करिए, कितना आया, 16 आया। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये जो 16 आया है आप क्या करिए, जैसे पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पी की वैल्यू अगर निकालनी है, ठीक है, पी की वैल्यू अगर निकालनी है तो पी के लिए आप क्या करिए, पी का जो रेशो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 5 डिवाइडेड बाय 16 करिए, मल्टीप्लाइड बाय जो आपको नंबर दिया है टोटल नंबर, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। ठीक है, तो 3200 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से भी आप जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, इसी तरह से जब आपको Q की वैल्यू निकालनी होगी तो Q के लिए आप क्या करेंगे, Q = Q का रेशो कितना है, 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो कितना है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3200 अगेन कर देंगे आप। ठीक है, यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, वो भी 400 आएगी। ठीक है, इसके बाद 9 आर की वैल्यू निकालनी है, 9 यूनिट है, 9 के लिए आप क्या करेंगे, 9/16। ठीक है, 9/16 इंटू 3200। ठीक है, तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू निकल कर आएगी जो 1800 निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप रेशो की वैल्यू आप निकालते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो आप एक बार और वीडियो को फिर से देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। ठीक है, तो आपको जो है ये समझ में आ जाएगा, और जब ये समझ में आ जाएगा तभी जो आने वाले वीडियो में जो मैं आपको प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूँ वो तभी आपको समझ में आएगी, जब आप ये वीडियो अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए हम यहीं पर अपने